नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग बंगाल इलेक्शन एक्सप्रेस। जी हाँ, हमारी टीम बंगाल में पहुंच चुकी है। आज बंगाल में तीसरे चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया था। शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा और 31 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल के 3 जिले हैं, हावड़ा, हुगली और दक्षिण 24 परगना। कैसा हो रहा है मतदान, कितना है वहां पर मतदाताओं को उत्साह? और बड़ा सवाल कि 2 मई दीदी गई, बीजेपी आई या नहीं आई, क्या होगा फैसला? इन सब पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता प्रेम कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम कश्यप, आप अभी किस पोलिंग बूथ पर हैं और वहां पर किस तरह का उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? मैं अभी तारकेश्वर के यूथ गर्ल्स स्कूल के पास हूँ। वहाँ पर हमारे साथ कुछ बीजेपी समर्थक भी हैं। आपको बता दें अरुणेश जी कि यहाँ पर का जो मतदान हुआ काफी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। और ओवरऑल अगर तारकेश्वर की बात करें तो अभी तक टोटल 65% मतदान यहाँ पर हो चुकी है। इसके बाद हमारे साथ कुछ बीजेपी के लोग भी हैं जो कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान भी करवा रहे हैं। और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा बहुत पुख्ते तरीके से यहाँ काम कर रही है। काफी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मतदान हो पा रहा है। तो आपके पीछे मैं जिस तरह से देख पा रहा हूं कि कई मतदाता हैं यहाँ पर, जो आप बता रहे हैं कि ये किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, लेकिन आप इनसे जरा पूछिए कि इन लोगों ने जो वोट दिया है तो वहां पर किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने मतदान किया है? जी मैं जानता हूँ इनसे। सर सबसे पहले मैं ये आपसे मेरा सवाल है कि इस बार की क्या व्यवस्था रही? बीजेपी पहली बार जिस तरीके से इतनी मजबूती के साथ यहाँ पर आई और तृणमूल कांग्रेस तो उसी तरीके से खड़ी है यहाँ पे, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या फिर से 200% लगता है कि बदलाव इलेक्शन आज के इस बार जो वोट्स आया पूरा पीसफुल अभी तक चल लड़का लोग का सपोर्ट नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जिस प्रकार से यहाँ पर बात करें राजनीतिकरण, तो राजनीतिकरण में जिस प्रकार से उथल पुथल देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही है, इस प्रकार मतलब हत्या कह सकते हैं सत्ता पर करने के लिए क्या हत्या जरूरी हो? नहीं ऐसा कोई बात नहीं। हमारा छत्तीसगढ़ जो होगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, यहाँ पर वैसा वातावरण नहीं है। तो दबा के आगे बढ़ना है, इस तरह का सोच भी नहीं है। इस तरह का सोच इस बार के मुख्य मुद्दे क्या क्या मुख्य मुद्दे है, वो मुख्य मुद्दे है बेकारों लोग का रोजगार, ठीक है, और जो लड़की लोग का पढ़ने निकालना मुश्किल हो गया था, इस पर नजर रखी जाएगी। और सबसे बड़ा है कृषि लोग का, किसान भाई है उसके लोग को जो दीर्घ 3 साल से 4 साल से केंद्रीय सरकार का पैसा जो राज्य में नहीं आ रहा है, नहीं आने देता है, सबके लिए किसान व्यवस्था एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। किसान की आपने जिक्र की, किसान मुद्दे की बात करते हैं। मुझे तो बात करते हैं किसान के लिए बहुत कार्य कर रही है, 6,000 रुपए देना उनको, ये अगर तृणमूल को देना होगा तो 10 साल में 60,000 रुपये से ज्यादा प्रेम, आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही है। आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं शायद ऑडियो की कुछ प्रॉब्लम है। तो इसमें आवाज आ रही है आप? हाँ, तुम्हारी आवाज आ रही है, लेकिन आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं कि उनकी आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही है। ऑडियो की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है, कनेक्शन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि प्रेम, आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जो राकेश टिकैत हैं, किसान नेता हैं, उन्होंने भी बंगाल का दौरा किया था और एक तरीके से ये उनका मैसेज था कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर जाकर के वहां के लोगों को जागरूक करना और ये बताना कि बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है। आप ये बताइए कि
वहां के माहौल को देखते हुए क्या लग रहा है कि राकेश टिकैत का वो बंगाल दौरे का असर इन लोगों पर कुछ हुआ है या नहीं? बीजेपी के खिलाफ ये लोग वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस पर क्या कहना है? मैंने पूरा हुगली कवर किया है, हावड़ा भी मैंने कवर किया। मुझे ये लगा कि राकेश टिकैत का ज्यादा असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला। जिस प्रकार से राकेश टिकैत यहाँ पर जमे हुए थे, उनको लग रहा था कि वो अपनी राजनीतिकरण करने में संभव हो पाएगा उनका बंगाल के अंदर, लेकिन शायद ये संभव नहीं हो पाया, क्योंकि बंगाल के लोग भी जागरूक हैं और समझ रहे हैं क्या उनकी भलाई के लिए है और क्या नहीं। तो यहीं पर तो ये सवाल उठता है कि जो किसान बिल है जो अभी केंद्र सरकार लेके आई है, अब उसमें 1.5 साल तक रोक दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर नजर बनाए हुए है। लेकिन ऐसे मामले में जब किसान संगठनों के नेता जाते हैं बंगाल में और ये वहां की जनता को बोलते हैं कि आप इनको वोट मत दीजिए, तो कहीं ना कहीं वही ध्रुवीकरण की बात सामने आ जाती है। आपके साथ कुछ और भी लोग हैं, आप जरा इनसे ये पूछिए अगर इनकी आवाज क्लियर आ रही है, कि जो हिंसा का इतिहास रहा है बंगाल के चुनाव में, जब अभी पिछले 10 साल से तो ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री हैं, मैं यहाँ के लोगों से बात इससे करता पहले हूँ लेफ्ट पार्टीज की भी सरकार रही है वहां पे, तो ये हिंसा का माहौल क्यों है और कैसे खत्म होगा? आपको क्या लगता है कि उनका यहाँ प्रभाव छुप पाया या नहीं छुप पाया? पहले बात एक चीज देखिए, टीएमसी का कोई भी बंदा एक नहीं है, पूरा 200-300 स्कूल है, जो 600 का वोट चल रहा है आज, कोई टीएमसी का काउंसिल कोई भी एक बंदा नहीं है। पहली बात, कमल खिल रहा है, सपन दास गुप्ता महाशय जो डॉक्टर साहब विधानसभा से खड़ा हुआ है, माने 50,000 वोट से जीतेंगे, 100% पकड़ चलिए। खड़ा नहीं है, कहीं पर घूस कर देखिए, हर एक जगह देखिए। पहली बार बीजेपी में कार्यकर्ता था एवं सुबह से अभी तक है, शाम 6 बजे तक रहेगा जब तक वोट खत्म नहीं होगा। तो खोज लीजिए एक तो टीएमसी का लड़का मिल जाएगा, बता दीजिए। क्या लग रहा है आपको बंगाल में जिस प्रकार बीजेपी ने मेहनत किया उसका मेहनत का मिलेगा? मेहनत का मिलेगा। ये शायद हम लोग का टोटल बीजेपी छोटा से ऊपर तक कार्यकर्ता खड़ रहे हैं, अभी तक सब पर खाना नहीं खाया है, किंतु जीतना का है, कमल खिलाना है, ममता जी को बांग्लादेश जीतना का है, उसकी बात को कहीं पे भेजे या पाकिस्तान का। और मेरा सवाल है, बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, पर आप क्या कहते हैं? जो दोषी मान रहे हो, एक तो टीएमसी का दिखा दो सीएम को, जो उनको मेरे है जो दोषी। ऑडियो की भी प्रॉब्लम है प्रेम, ऑडियो उतना क्लियर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आखिर में आपसे ये जान लेते हैं कि ईवीएम को लेके बहुत ही सवाल उठ रहे हैं। असम में भी ईवीएम को लेके सवाल उठा, वहां पर भी जो है बीजेपी के एक नेता हैं जिनकी जो है कार पर ईवीएम पाई गई, और अभी बंगाल में भी ऐसी खबरें कुछ निकल के सामने आई हैं कि ईवीएम को लेकर के जो है छेड़खानी हो रही है। ऐसे में इन लोगों का क्या कहना है? और ये सारे लोग मुझे बीजेपी के कार्यकर्ता लग रहे हैं, इसीलिए वो शायद जो है निष्पक्ष मतदाता आप नहीं इनको कह सकते, क्योंकि कार्यकर्ता जिस पार्टी का होता है वो उसी पार्टी के बारे में ही बात करता है। इसलिए मैं आपकी इसमें टिप्पणी जानना चाहूंगा, आपने क्या देखा, क्या वहां पर भी ईवीएम को लेकर कुछ बताना चाहूंगा सर सामने आ रही आपको कि हाँ आवाज आपकी आ रही है, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से तारकेश्वर में जोश और जज्बा बीजेपी का दिख रहा है, तमाम लोगों से बात भी हुई मेरी, तो यहाँ पर पलड़ा कहें तो 50% का दिख रहा है। अभी तय कर पाना मुश्किल है कि कौन यहाँ पर उभर कर आ सकता है, लेकिन 50% दोनों पार्टी अपने बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। अब आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, अभी और भी मतदान होना बाकी है। 2 मई को ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी कि बंगाल अब की बार बंगाल में किसकी सरकार। अब चलते चलते एक आखिरी सवाल प्रेम आपसे ये है कि जो आपके साथ में लोग खड़े हुए हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनसे जरा पूछिए कि अगर बीजेपी को मौका मिलता है और बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किसे वे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, ये जरा पूछ लीजिए। सबसे मुख्य सवाल है, अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री चेहरा आप लोग किसे देखना चाहेंगे? नहीं, वो दल का है, हम लोग को नहीं है संगठन का, लेकिन होता ना संगठन नहीं कार्यकर्ता होने के नाते वो कुछ भी सरकार का है, को बताएंगे उसको हम लोग मान लेंगे हम लोग, ठीक है। मैंने एक ही है
कमल खिलेगा बंगाल में, में कमल खिल रहा है। एक भी ताजे काट के दिखा दीजिए टीएमसी का कोई भी एक बंदा है इस प्रकरण में, बता दीजिए हमको, हम यहाँ हट जाएंगे। अरे एक बंदा है, मतलब बीजेपी कमल में खिल रहा है। अधिकारी इन दोनों में भी अगर विकल्प मिले तो आप किसे तय करना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पर्सनल सवाल है। मैं बोलूंगा जो मेरा सरकार ने ये भी जो सरकार ने किया मुद्दा, हम लोग आप सवाल जरूर किए, किंतु मैं बोलूंगा हम लोग जो दल है, जो हम लोग अपने जो कुर्सी मिलेगा, जो ये सब होंगे, हम लोग मैंने फुल कमल से खिलाएंगे हम। मैं बताना चाहूंगा अरुणेश जी, कि इस प्रकार की इनकी बातों से पता चल रहा है कि ये लोग पार्टी के निर्णय का सम्मान करेंगे। पार्टी जिसे के सर पर सेहरा बांध के भेजेगी, ये लोग उसको सम्मान पूर्वक ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, यानी ये आने वाला वक्त बताएगा। 2 मई को ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि अब की बार बंगाल में किसकी सरकार, और अगर बीजेपी के हाथ में सत्ता की चाबी लगती है तो कौन होगा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, ये भी उस 2 मई के बाद ही साफ हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम कश्यप हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इसी तरीके से हर बूथ पर नजर बनाए रखिए और अपना थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क वगैरह भी पहनिए, क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुरक्षा का भी ध्यान में रखिए। अगले कार्यक्रम में फिर आपके साथ हम लाइव आएंगे। और अब आखिर में हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस चरण में 205 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है और लगभग 78 लाख से अधिक रजिस्टर्ड वोटर्स मतदान कर रहे हैं। बीजेपी नेता स्वप्न दास गुप्ता, तृणमूल कांग्रेस के मंत्री आशिमा पात्रा, ये सब मैदान में हैं और आज इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम की मशीनों में कैद हो जाएगा। तो यंग तरंग की खास पेशकश चुनाव एक्सप्रेस, इलेक्शन एक्सप्रेस जारी रहेगा। आप देखते रहिए यंग तरंग। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज। बंगाल की सभी 294 सीटों की पड़ताल। किसका भाएगा सुर, किसकी बनेगी तार। पब्लिक दीदी पर दिखाएगी ममता या मोदी मैजिक में आ जाएगी जनता। 2 मई ममता गई या बीजेपी आई। हर फेज की वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक हर खबर का निष्पक्ष विश्लेषण पहुंचाएंगे आप तक। देखिए बंगाल इलेक्शन एक्सप्रेस, सिर्फ यंग तरंग, सच की आवाज पर।